THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल THI एजुकेशन में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत मजा आएगा जब आप इसको पूरा कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें सॉल्ट बताऊंगा। दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक सिंपल सॉल्ट, एक एडिशनल सॉल्ट। एडिशनल सॉल्ट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें डबल सॉल्ट एंड सेकंड बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अपने को डबल सॉल्ट यहां नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। फिर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद उसमें बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, वर्नर थ्योरी, VBT, MOT, CFT, ये सब भी अपने को पढ़ना है। ओके, तो चलिए मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा सॉल्ट के बारे में। ठीक, सॉल्ट सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। क्या? जिसमें कैटायन एंड एनायंस प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है सिंपल सॉल्ट और एक होता है डबल सॉल्ट। फर्स्ट सिंपल सॉल्ट एंड सेकंड डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, जब इसे अपन लोग एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं सिंपल सॉल्ट में, तो ये एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन देता है। लेकिन जब एडिशनल सॉल्ट को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसमें एक से ज्यादा टाइप के कैटायन और एक से ज्यादा टाइप के एनायन सॉल्यूशन में हमको मिलते हैं। ठीक, चलिए तो मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको सिंपल सॉल्ट, फिर इसके बाद मैं चर्चा करूंगा डबल सॉल्ट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूं सिंपल सॉल्ट के बारे में। सिंपल, बोलो ना सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट, दोज कंपाउंड विच गिव टू टाइप ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन are known as simple salt. Those compound which give two type of ion in aqueous solution. Those compound which give two type of ions in aqueous solution is known as simple salt. तो ऐसे कंपाउंड जिनको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पे दो या दो से ज्यादा टाइप के दो टाइप के आयंस देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, जैसे NaCl को मैं एक्वस फॉर्म में लिया, एक्वस कंडीशन में, इसको वाटर में मिलाया, डिसॉल्व कराया, तो दिया Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो इसमें दो टाइप के आयंस दिए हैं, एक कैटायन और एक एनायन। ओके, या और भी एग्जांपल है,
जैसे KCl ले लिया या CaSO4 ले लिया या K2SO4 ले लिया या Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया। ये सब क्या है? सब के सब क्या है? सिंपल सॉल्ट हैं। ये सब क्या है? सब के सब सिंपल सॉल्ट हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए देखिएगा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या डबल सॉल्ट। क्या डबल सॉल्ट? अगर KCl को आप डिसोसिएट करेंगे तो क्या देगा? K प्लस Cl माइनस। आप CaSO4 को आप डिसॉल्व कराएंगे तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा? कैल्शियम प्लस 2 आयन प्लस सल्फेट माइनस 2 आयन। आप K2SO4 को आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराएंगे तो देगा 2 पोटेशियम प्लस आयन प्लस सल्फेट माइनस 2 आयन। आप एल्युमिनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कराइए या एक्वस सॉल्यूशन में डालिए तो क्या किस तरीके से डिसोसिएट होगा? देगा आपको 2Al प्लस 3 आयन प्लस 3 सल्फेट माइनस 2 आयन। कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा। 2Al प्लस 3 एक्वस फॉर्म में प्लस 3SO4 माइनस 2 एक्वस फॉर्म में। समझ पा रहे हैं? फिर अगला हम लोग को पढ़ना है क्या? एडिशनल सॉल्ट। एडिशनल सॉल्ट एडिशनल सॉल्ट क्या होता है? एडिशनल सॉल्ट क्या होता है तो मैं बताऊं आप लोगों को कि जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को एक निश्चित रेशियो में मिक्स कर दिया जाए, एक डिफिनिट रेशियो में मिक्स करते हैं तो एडिशनल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब उसमें डबल सॉल्ट भी बन सकता है और उसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बन सकता है। तो मैं यहां बताऊं कि when 2 or more than 2 simple salt mixed in definite ratio is called as additional salt। ठीक, क्या किया? जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को एक डिफिनिट रेशियो में मिक्स कर दिया मैंने तो क्या होगा? एडिशनल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, ये देखिएगा, मैंने क्या ले लिया? K2SO4। ये एक सिंपल सॉल्ट है क्योंकि इसमें एक टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन प्रेजेंट है। फिर मैंने एक सॉल्ट और ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, और इसमें थोड़ा सा वाटर की क्वांटिटी मिला दिया। वाटर कितना? 24। चलिए देखिएगा, प्लस 24H2O। मैंने K2SO4 लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट लिया और वाटर मॉलिक्यूल लिया, इन सबको मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा? डबल एडिशनल सॉल्ट बनेगा। और उसमें भी अभी बताऊंगा उसमें डबल सॉल्ट। तो यहां पे बना K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशनल सॉल्ट। अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे? एडिशनल सॉल्ट। ये सब क्या थे? पहले सिंपल सॉल्ट थे। क्या थे? सिंपल सॉल्ट। इन सबको डिफिनिट रेशियो में जितना जिसको जरूरत है उतना लेकर क्या बनाया मैंने? एडिशनल सॉल्ट बनाया। क्या बनाया? एडिशनल सॉल्ट। ठीक, अब मैं बात करूं एडिशनल सॉल्ट के बारे में तो जो एडिशनल सॉल्ट होता है वो दो टाइप का होता है। वो किसके बेसिस पे बताया जाता है? एक्वस सॉल्यूशन में उसके बिहेवियर के बेसिस पे बताया जाता है। समझ पा रहे हैं? सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं
तो मैंने देखा दो टाइप के सॉल्ट थे, एक की बिहेवियर कुछ अलग थी और एक की बिहेवियर कुछ अलग थी। तो उसी बिहेवियर के बेसिस पे मैंने एडिशनल सॉल्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने नहीं, जो भी साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था वर्नर, उसी ने किया था। समझ पा रहे हो? फिर तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ behavior on the basis of behavior of salt in aqueous solution, additional salt divide into two कैटेगरी। एडिशनल सॉल्ट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, एडिशनल सॉल्ट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एडिशनल सॉल्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कौन है? डबल सॉल्ट। सेकंड कौन है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो फर्स्ट में बताऊं, यहां पे जो फर्स्ट है वो कौन है? फर्स्ट कौन है? अरे बोलो। डबल सॉल्ट। तो फर्स्ट है डबल सॉल्ट। देखा मैंने डबल सॉल्ट को, जब मैंने डबल सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया। मतलब यहां पे क्या बोलूं? 100% डिसोसिएशन। तो ऐसा एडिशनल सॉल्ट जिसे वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पे 100% डिसोसिएशन हो, उसको क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। तो यहां मैं फर्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं, क्या है? 100% डिसोसिएशन। ठीक। दूसरा पॉइंट, ये पूरी तरीके से टूट गए सभी आयन, जितने भी उसमें कैटायन थे, सब के सब आयन उसमें मिले। तो क्या मैं बताऊं, क्या सभी आयनों का टेस्ट देगा? अरे बोलो। तो सेकंड पॉइंट क्या है? गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। सभी आयनों का टेस्ट देगा। कौन? डबल सॉल्ट। किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में सभी आयनों का टेस्ट देगा। कौन? डबल सॉल्ट। तीसरा पॉइंट, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, मतलब ये आपस फिर से जुड़ सकता है। तो डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। इन एक्वस सॉल्यूशन। 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डबल सॉल्ट होता है उसका डिसोसिएशन कितना होता है? 100%। सेकेंड पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन में सभी आयनों का टेस्ट देता है। थर्ड पॉइंट, ये एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, बनाए रखता है। क्लियर बात? चलिए अगला, जैसे एग्जांपल इसका कौन सा है? इसका एग्जांपल है, मैं वही एग्जांपल नहीं लूंगा, इसके पहले वाला एग्जांपल मैंने पोटास एलम लिया था, तो फिर से दिखा भी दे रहा हूं। एक बार इस एग्जांपल को दिखाता हूं। जैसे मैंने ले लिया K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। ये मैंने सभी के सभी क्या है? सिंपल सॉल्ट हैं। ये मैंने सभी सिंपल सॉल्ट को एक डिफरेंट रेशियो में लिया और क्या बनाया फिर?
अरे बोलिए, डबल सॉल्ट, एडिशनल सॉल्ट, तो यहां क्या बना, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब मैंने क्या किया, इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिया, इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया। तो जैसे ही मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया, ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट हुआ, 2K प्लस SO4 माइनस 2 एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, प्लस 2Al प्लस 3 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, प्लस 3SO4 माइनस 2 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, प्लस 24H2O। इस तरीके से ये डिसोसिएट हो गया, मतलब दिखाई पड़ रहा है पूरी की पूरी तरीके से क्या हुआ, 100% डिसोसिएशन हुआ, सभी आयन अलग हो गए। सभी आयनों का टेस्ट देगा, चाहे आप पोटेशियम का टेस्ट चेक कर लिए, चाहे सल्फेट का, चाहे एल्यूमिनियम का, किसी भी चीज का टेस्ट कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? ये अगला पॉइंट, ये अपनी आइडेंटिटी को फिर से बनाए रखेगा, ये नहीं कि उसके साथ रिएक्शन करके कुछ और बना लेगा, नहीं, वो उसी तरीके से सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज नहीं करता है। देखिएगा, ये इस तरीके से डिसोसिएट हुआ। एक बच्चा बोलता है सर कैसे इसका टेस्ट करते हैं, तो इसमें अलग अलग आयनों के टेस्ट करने के लिए अलग अलग इसमें सब्सटेंस मिलाते हैं। ठीक, जैसे सल्फेट के लिए इसमें CaCl2 मिलाते हैं, जो भी अदर भी सब्सटेंस मिलाते हैं। तो सभी आयनों के लिए अलग अलग सब्सटेंस मिला के उसका टेस्ट करते हैं। वहां पे कुछ ना कुछ पीपीटी या कुछ कलर गैस या कुछ भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि यहां पे इसका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं बात कर रहा हूं कौन सा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के, या एक एग्जांपल और ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड। चलिए देखिएगा, एग्जांपल नंबर सेकंड में मैंने ले लिया KCl प्लस MgCl2। KCl सिंपल सॉल्ट है, MgCl2 भी क्या है, सिंपल सॉल्ट है, प्लस 6H2O। एक डिफरेंट रेशियो में मैंने सभी सिंपल सॉल्ट को क्या किया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा, एडिशनल सॉल्ट। क्या बनेगा, एडिशनल सॉल्ट। कैसे, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ठीक, आप इसको क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, और जैसे ही आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, कुछ कैसे टूटेगा, K प्लस एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl माइनस एक्वस फॉर्म में, प्लस Mg प्लस 2 एक्वस फॉर्म में, प्लस 2Cl माइनस एक्वस फॉर्म में, प्लस 6H2O। ठीक, तो इसमें हम लोग मैग्नीशियम आयन का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग कैल्शियम का टेस्ट देगा, ये Cl माइनस क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा। तो बहुत सारे आयनों का ये टेस्ट देगा, इसमें जितने टाइप के आयन होंगे सभी टाइप का ये टेस्ट देगा। तो इसका नाम है क्या, कार्नेलाइट। इसके पहले वाला नाम था क्या, फिटकरी था उसका नाम उसको हम लोग बोलेंगे पोटास एलम। ये क्या था, पोटास एलम। सॉरी, इसका नाम कार्नेलाइट नहीं है, यहाँ पे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसका नाम क्या है, कार्नेलाइट। तो इसका नाम यहाँ पे, इसका नाम कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसका नाम क्या है, कार्नेलाइट। और भी एग्जांपल है, मोहर सॉल्ट। जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं आप लोग, क्या, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। देखिएगा, मोहर सॉल्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, FeSO4 ले लिया, आयरन सल्फेट प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। ये तीनों को मिक्स किया मैंने, ये दोनों सिंपल सॉल्ट हैं, इन दोनों को मिक्स किया वाटर के साथ एक डिफरेंट रेशियो में। तो यहां पे जो बनेगा, क्या बनेगा, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस
SO4.6H2O, इसका नाम है मोहर सॉल्ट। क्या नाम है? मोहर सॉल्ट। अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में बताऊं किस तरीके से डिसोसिएट होगा, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा। ये देगा एक्वस सॉल्यूशन में Fe+2 आयन प्लस सल्फेट -2 आयन प्लस अमोनियम आयन का टेस्ट देगा एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस सल्फेट -2 आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा। तो इसमें कितने टाइप के आयन का टेस्ट देगा? आयरन का, अमोनियम का, सल्फेट, मतलब 3 ही टाइप के आयन थे, तो तीनों टाइप के आयन का टेस्ट देगा। तो ये था डबल सॉल्ट के बारे में। क्या आपको अच्छे से क्लियर हो गई ये बात? तो अब मैं आपके सामने क्या बताने जा रहा हूं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एडिशनल सॉल्ट का सेकंड टाइप जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो चलिए हम लोग लेने आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसी का उल्टा होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट का जस्ट एकदम अपोजिट होगा, एकदम अपोजिट। क्या डबल सॉल्ट 100% डिसोसिएशन हो रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो क्या यहां पे 100% डिसोसिएशन होगा? 100% डिसोसिएशन होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा 100% डिसोसिएशन। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन इसमें नहीं होता है, पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में नहीं टूटता है। दूसरा, अच्छा जब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या सभी आयनों का टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो यहां पे डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में सभी आयनों का टेस्ट भी नहीं देगा। तीसरा पॉइंट, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है, अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? लूज कर देता है। डज लूज दियर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये अपने आइडेंटिटी को क्या कर देता है? लूज कर देता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। ये 100% डिसोसिएशन नहीं देगा, सभी आयनों का टेस्ट नहीं देगा, अपने आइडेंटिटी को भी लूज कर देता है। मतलब एक बार टूट गया तो फिर दोबारा अपने आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसको कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसका भी फॉर्मेशन सिंपल सॉल्ट से ही करते हैं। ठीक, जैसे मैंने ले लिया KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, आयरन का साइनाइड ले लिया और पोटेशियम का साइनाइड ले लिया। ये दो टाइप के मैंने सिंपल सॉल्ट ले लिया। अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंट रेशियो में मिलाकर क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, इसको मैं देखिएगा क्या बनाऊंगा, K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। क्या यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो क्या यहाँ पे 4 4KCN ले लूं? कितने हो गए? 4 साइनाइड 2 साइनाइड, कितने साइनाइड? 6, एक आयरन। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 4:1 का है, 4:1 का है। मतलब आपको पोटेशियम साइनाइड 4 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो उसके कंपेयर में आयरन साइनाइड का 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। और क्या बनेगा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरी साइनाइड नहीं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। या इसका नाम आईपीसी नाम में क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये मैं आईपीसी नाम नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम है पोटेशियम
फेरो साइनाइड। ठीक, पोटेशियम फेरो साइनाइड, इसको मैंने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया, और जैसे ही मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया, ये किस तरीके से टूटा, 4K प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4, 4 प्लस चार्ज है और इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज बैलेंस है, इस फॉर्म में टूटा। क्या अगर मैं पूछ लूं क्या इसमें पोटेशियम का तो टेस्ट देगा, बिल्कुल, लेकिन क्या आयरन और साइनाइड का टेस्ट देगा, क्या नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। आयरन और साइनाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं होगा, उसका आप लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओनली और ओनली जो ब्रैकेट के बाहर का पार्ट रहेगा, अभी मैं बताऊंगा ब्रैकेट क्या है और उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है। तो जो ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है उसे हम लोग थोड़ी देर के लिए बता रहा हूं काउंटर आयन बोलते हैं। क्या, काउंटर आयन। तो क्या ये काउंटर आयन का टेस्ट दे रहा है, हाँ काउंटर आयन का तो टेस्ट दे रहा है, बस उसके अंदर जो आयन है उसका टेस्ट नहीं देगा। समझ पा रहे हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सभी आयनों का टेस्ट नहीं दे रहा है। तीसरा पॉइंट, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, खराब कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक, और भी सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब उसके बारे में बहुत सारे कंपाउंड, जब आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तो बहुत सारे कंपाउंड दूंगा, तो वहां पे ढेर सारे एग्जांपल आपको आ जाएंगे, आप सब में समझ जाइएगा कि किस तरीके से डिसोसिएट होगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और बता दे रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल, CuNH3 का होल 4 SO4, इसका नाम है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। ये पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक, इसको हम लोग, ये कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट को अमोनिया के अंदर, अमोनिया के एक्सेस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर CuNH3 का होल 4.SO4। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको मैंने कहां मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन में, और जैसे ही मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाऊंगा, ये किस तरीके से टूटेगा आपको दिखाई पड़ रहा है। क्या ब्रैकेट के अंदर का पार्ट टूटता है, क्या नहीं। क्या ब्रैकेट के बाहर जो आयन होता है उसी को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। क्या वही खाली टूटेगा, हाँ। तो बताइए क्या इससे टूटा, CuNH3 का होल 4, इसके ऊपर क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा, प्लस सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आएगा। ठीक, इसको एक नाम से और बोलते हैं स्विट्जर सॉल्ट। क्या बोलते हैं, स्विट्जर सॉल्ट। तो क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट को एक नाम से और बोलते हैं स्विट्जर सॉल्ट। ठीक, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किया। फर्स्ट था पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड सेकेंड था क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, या उसी को स्विट्जर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, अरे बोलो ना, चलिए अच्छी बात। अब मैं इसमें इनके थोड़ी से बेसिक, इनके नाम्स, कुछ टर्म है ना, कुछ कोऑर्डिनेशन के टर्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ टर्म हैं, तो उसको हम लोग एक करके जानेंगे। पहले मैं बता रहा हूं कौन कौन से टर्म अपने को जानना है। ठीक, तो मैं यहां बता रहा हूं सम बेसिक टर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ बेसिक टर्म। ठीक, सम बेसिक टर्म इन कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड, सम बेसिक टर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, जैसे इसमें कौन कौन से बेसिक टर्म अपने को पढ़ना होता है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयंस, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंड हम लोग लिगेंड के बारे में जानेंगे। थर्ड हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। हम लोग फिर इसके बाद जानेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। फिर इसके बाद आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, चार्ज हो गया। इसके बाद होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा क्या, काउंटर आयन के बारे में। ठीक, इसके बाद आप लोग को बताया जाएगा होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद पॉलीहेड्रॉन के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद ये आपके बहुत ही छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको क्या आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 9 तक हो चुका। 10वां क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको इतनी बातें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। फिर इसके बाद क्या है, लिगेंड है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर आयोनाइजेशन स्फीयर। फिर उसके ऊपर कौन से कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज को आप लोग सेपरेट करना जानिएगा। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, फिर इसके बाद काउंटर आयन के बारे में, फिर इसके बाद होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में, फिर इसके बाद पॉलीहेड्रॉन के बारे में एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ठीक, तो चलिए मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताता हूं, सेंट्रल मेटल एटम। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जनरली देखा गया जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से देखा जाता है कि कुछ मॉलिक्यूल या कुछ आयन के साथ वो इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग यहां पे सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। मतलब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बड़े ब्रैकेट के अंदर जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और जो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेकर या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो उसी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। चूंकि यह दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ठीक, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिगेंड। सेकंड हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम से जो सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था
और जो मॉलिक्यूल या जो आयन इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा था, उसी मॉलिक्यूल या उसी आयन को हम लोग बोलते हैं लिगेंड। तो क्या सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो लिगेंड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, किसको देता है? सेंट्रल मेटल एटम को। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये था लिगेंड के बारे में छोटी सी बात है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देकर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कितने मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे हैं? तो जितने मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़ेंगे, एक मोनोडेंटेट कहने का मतलब वो लिगेंड एक ही लोन पेयर देगा। तो जितने मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़ेंगे उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होता है, जिसके अंदर लिगेंड आता है, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम आता है, या जिसके अंदर और भी आयंस आ सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर का पार्ट होता है, जिससे जो बाहर होता आयन और जो लिगेंड वाला पार्ट होता है, वो आपस में कुछ ना कुछ आयनिक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो उस रीजन को, जिस फोर्स से जुड़े होते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल लिया K4FeCN का होल 6। ठीक, यह है K4FeCN का होल 6। तो यहां पे मैं बात करूं, जो Fe है, वो Fe क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है। सेंट्रल मेटल आयन है। क्या इसी क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या इससे कौन जुड़ा है? साइनाइड आयन है, Cn माइनस आयन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। ठीक। कितने लिगेंड हैं? 6। तो ये 6 क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक। ये जो बाहर की तरफ आयन है, जो बड़े ब्रैकेट से बाहर की तरफ आयन होते हैं, चाहे ये आगे जुड़ा रहे चाहे पीछे जुड़ा रहे, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो ये जो काउंटर आयन और जो अंदर का जो पार्ट है, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्फीयर होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो पोटेशियम जुड़ा है साइनाइड से, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर का पार्ट, जिसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या आता है? आयरन आता है, साइनाइड आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है लिगेंड, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये है काउंटर आयन, और ये जो पार्ट है बाहर का रीजन, उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस पे प्लस या नेगेटिव चार्ज होता है, एलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज। इस पे कुछ या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वो डिपेंड करता है, जो बाहर की तरफ काउंटर आयन है वो पॉजिटिव चार्ज उस पे आ रहा है, या काउंटर चार्ज, जो काउंटर आयन है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर काउंटर आयन पे पॉजिटिव चार्ज, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला जो पार्ट है उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं? ठीक। अब मैं बात करूं लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये है जेईई मेन 2007 का क्वेश्चन कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो ये था क्वेश्चन जेईई मेन 2007। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। ठीक, इसके बाद चूंकि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं, चूंकि यहां पे देखिए 6 साइनाइड है, 6 एक ही टाइप के हैं, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होते, मान लीजिए उसके अंदर अमोनिया है, उसके अंदर Cl है, उसके अंदर वाटर है, बहुत सारे टाइप के लिगेंड हैं, तो उसको उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, आप लोग को 11th में एक रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, वहां पे आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता, सिखाया जाता है। तो अगर आप लोग वहां पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़े हैं तो यहां पे मैं आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में अच्छे से। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन लिगेंड को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड, मतलब कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, फिर इसके बाद लिगेंड, जो लिगेंड है वो लोन पेयर देता है। अब कितना लोन पेयर देता है? अगर वो एक लोन पेयर देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी की बेसिस पे लिगेंड को कई टाइप में डिवाइड किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं देना को, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड आर डिवाइडेड इनटू 2 या 3 टाइप आप बोल सकते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट के अंदर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब आते हैं। ठीक, तो आप बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट मोनोडेंटेट लिगेंड, सेकंड बाइडेंटेट लिगेंड एंड थर्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली के अंदर ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये सब आता है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत अच्छा लगता है, मजा भी आता है, उसके कुछ रूल होते हैं, उस रूल को अगर आप सीख गए तो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आप IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख ले जाएंगे। फिर आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सिडविक रूल। उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के द्वारा बताया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर हम लोग 3 रूल पढ़ते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं बट पढ़ते हैं 3 ही। फर्स्ट वर्नर थ्योरी, सेकंड VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। और भी थ्योरीज होते हैं जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, जो अपने को यहां पे नहीं पढ़ना है, और भी होते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, अपने को यहां नहीं पढ़ना है। तो केवल 3 ही बॉन्डिंग पढ़ना है, एक वर्नर थ्योरी, एक VBT एंड एक CFT। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स का, कंपाउंड का कलर जानेंगे, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर जानेंगे, उसकी हम लोग शेप जानेंगे, उसकी ज्योमेट्री जानेंगे। इतना ही हम लोग को इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है। बाकी जो और पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस बार सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। बाकी पार्ट कौन कौन सा था वो भी बता दे रहा हूं। बाकी पार्ट ये सब पढ़ने के बाद, बॉन्डिंग पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ते थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में भी बहुत 4-5 टाइप आते थे, हाइड्रेट जो भी है, आयोनाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक और इसमें बहुत सारे आइसोमर्स आते थे। स्टीरियो में हम लोग पढ़ते थे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर हम लोग पढ़ते थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
फिर इसके बाद सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ते थे, फिर एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें उसमें हम लोग बायोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड केमिकल एप्लीकेशन, इतने एप्लीकेशन पढ़ते थे, तब जाके चैप्टर खत्म होता था। तो इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लगभग 50% पार्ट हटा दिया गया है, लगभग 50% पार्ट ही बचा है। तो जो 50% बचा है वो भी मजेदार टॉपिक था, अब है, और जो हटा दिया गया वो भी मजेदार टॉपिक था, ठीक। बट आईआईटी, नीट और अदर एंट्रेंस एग्जाम में ये सब पार्ट को नहीं हटाया जाएगा, केवल और केवल बोर्ड के लिए ही हटाया गया है। तो प्लीज अगर आप और फाउंडेशन कर रहे हैं, अगर आप आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि पहले आपको बोर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, इसलिए बोर्ड के लिए पहले जितना उसका सिलेबस है उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा ये सब कंप्लीट हो गया है, फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप बोर्ड के कंपटीशन के चक्कर में आप अपना बोर्ड भी खराब कर देंगे। तो पहले बोर्ड पे फोकस करिए, फिर कंपटीशन पे फोकस करिएगा, क्योंकि आपके पास इस बार टाइम बहुत ही कम है। समझ पा रहे हो? अरे बोलो, बात क्लियर हुई? ठीक। तो अगला, जब मैं आपके सामने अगला लेक्चर लाऊंगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बेहतरीन ढंग से इंट्रोड्यूस कर दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको पढ़ाने नहीं आया था, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने आया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपके सामने रिप्रेजेंट करने आया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की गुहार आपके सामने लगाने आया था। समझ पा रहे हैं? बाकी जब मैं आपके सामने अगले दिन पेश होगा तो नए तरीके से नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। समझ पा रहे हो? बात क्लियर हो रही है? अच्छी बात। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ।